सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपके समक्ष आपकी पुस्तक आरोहों का पाठ नंबर 9 भारत माता को लेकर आपके समक्ष हूँ। छात्रों, इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने जो भारत माता है, ये जो पाठ लिखा है, इसका आज हम पठन करेंगे। उसके लिए आपको अपनी पुस्तक और पेंसिल साथ में रखनी है। इसमें वो जहाँ भी जाते थे उसका वर्णन है कि वो जहाँ जाते थे जलसे में ज़्यादातर जाते थे। जलसा क्या होता है? जहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, वहाँ पर जाते थे और वहाँ पर लोग इतने उनका भाषण सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। ज़्यादातर जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि गाँव के लोग ज़्यादा वहाँ पर इकट्ठे होते थे और शहरों में जलसों में कम लोग इकट्ठे होते थे, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है कि गाँव के जो लोग थे वो उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनते थे, उनका अमल जीवन में करते थे, लेकिन शहर के लोग अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते थे। जवाहरलाल नेहरू की बात को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोलते हैं, वो इतने इकट्ठे हो जाते थे वो सुनने के लिए और उनको अमल भी करते थे। जवाहरलाल नेहरू उनको बहुत प्यार से समझाते थे और भारत माता की जब जलसे में लोग उनको देखकर भारत माता की जय लगाते थे, तो वो क्या बोलते हैं कि भारत माता की जय का अर्थ मैं क्या लूं, आप क्यों भारत माता की जय लगाते हो? तो उनमें से किसी एक पुरुष जो हट्टा कट्टा था, देखने में स्वस्थ था, वो खड़ा हो जाता है। जब जवाहरलाल नेहरू जी उनसे पूछते हैं कि भारत माता से आपका अर्थ क्या है, वो कहते हैं कि भारत माता से आशय है धरती माँ की जय, जो बिना किसी निस्वार्थ भाव से हमें सब कुछ देती है। जैसे जब हम धरती माँ की जय करेंगे, जो हमें खाने के लिए अन्न देती है, लकड़ी के लिए हमें पौधे देती है, पेड़ देती है बड़े प्रकार के, सूरज है, चांद है, ये निस्वार्थ भाव से हमें कुछ देते हैं, तो क्यों ना हम भारत माता की जय लगाएं। जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो विदेश यात्रा करते थे, वहाँ का वर्णन करते हैं और जब जलसे होते थे उनको जो उनका एक्सपीरियंस होता था, जो वहाँ पर अच्छी चीजें होती थी, तो उनका उन जलसों में जब लोग इकट्ठे हो जाते थे तो वहाँ पर उनकी अच्छाई के बारे में बताते थे और उनकी खामियां भी बताते थे कि ताकि भारत के लोग दूसरे देशों के बारे में अवगत हो सके, उनकी अच्छाई अपना सके और उनकी जो बुराइयां हैं वो अपने अंदर ना पनपने दें। ये बड़ा अच्छा बेटा पाठ है, छोटा है, लेकिन इसमें जो बताया गया है बड़ी अच्छी बातें बताई गई हैं। मुझे उम्मीद है आप ध्यानपूर्वक सुनोगे तभी आपको ये समझ आएगा। सबसे पहले मैंने इसका थोड़ा सा सार बताया, अब आपको ध्यानपूर्वक ये पाठ सुना है। पेज नंबर 112 निकालना है आपको। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में, तब का है ये पाठ लिखा हुआ, जबकि बातें जवाहरलाल नेहरू जी ने बताई हैं। नेहरू जी सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिसमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। कौन कौन से थे? अनुसंधान, साहित्य, कला और संस्कृति। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा के रूप में जाने जाते थे। बच्चे उन्हें प्यार से क्या कहते थे? चाचा नेहरू। किसको? जवाहरलाल नेहरू को। जैसे आप बच्चे हो और आप क्या बोलते हो? चाचा नेहरू।
नेहरू ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। विश्व की शांति के लिए काम किया और पंचशील के 5 सिद्धांत जो आपने पढ़े होंगे उनके बारे में बताया। अब जो प्रस्तुत पाठ है जो हमारा ये भारत माता है, इसके बारे में है कि हिंदुस्तान की कहानी, ये कहाँ से लिया गया है? हिंदुस्तान की कहानी से और 5वें अध्याय से। जैसे हमारी बुक होती है, इसमें कितने चैप्टर होते हैं? मान लो 10 है, तो जो ये है हमारा हिंदुस्तान की कहानी, ये 5वें लेसन से लिया गया है। अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। ये किसमें? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो इसका हिंदी में वर्णन किसने किया है? हरिभाऊ उपाध्याय ने। जो ये भारत माता चैप्टर है इसका, ये अंग्रेजी में था, इसका हिंदी में वर्णन इन्होंने किया है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर, जलसे मैंने भीड़ इकट्ठा होना, जहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है उसको जलसे बोलते हैं, जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बावजूद भी हमारा जो हिंदुस्तान है वो एक कैसे है, उसमें कौन सी चीजें हैं जो हमें एक होने के लिए मजबूर करती हैं। उनके रहने वाले भारतवासी जो बड़े प्यार से रहते हैं, ठीक है, एक अपार फैलाव जिसको पार नहीं किया जा सकता, एकता के क्या आधार है। और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती है और बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया गया है जो आपका पाठ है, और उनका निष्कर्ष है भारत माता की जय का मतलब है, भारत माता की जो जय लगाते हैं उसका अर्थ उन्होंने क्या बताया है? यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय, जो इस धरती पर हिंदुस्तान में रहते हैं उनकी जय। और कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का तथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है, तीखा है, प्रहार करने वाला है। और छात्रों, हम पेज नंबर 114 से स्टार्टिंग से इसका पठन करेंगे। अभी हमने साल ही इसका पठन किया था। भारत माता, अक्सर जब जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोलते हैं, अक्सर प्राय जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता था और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों से मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता था। जहां भी वो जाते थे वो भारत की ही चर्चा करते थे। भारत शब्द किससे लिया गया है? ये देखिए, भारत शब्द संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। ठीक है, किसके? कुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम रखा गया है। शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहां के सुनने वाले कुछ ज्यादा सियाने थे, ज्यादा सियाने नहीं, चालाक थे। वो शहरों में जलसे में कम जाते थे और दूसरे भी किस्म की गिजा की जरूरत थी, लेकिन किसानों से जिनका नजरिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता, वो क्या करते? गांव में जाते, गांव में किसान होते और वो किसान उनकी बातों को ध्यान से सुनते, जिसकी आजादी के लिए हम कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक है। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा थे, एक जैसे थे, और स्वराज्य का जिक्र भी करता। स्वराज्य मीन्स अपना राज्य, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। अब क्या बोलते हैं वो? मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में, दक्षिण क्या था? दक्षिण में
कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, हर तरह के किसान थे और वो एक ही सवाल पूछते थे। उनका सवाल क्या था, देखिए छात्रों, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबों, वो किसके बारे में बोलते थे, गरीबों के बारे में, कर्जदारों के बारे में जिन्होंने कर्ज लिया हुआ था, पूंजीपतियों के बारे में जो पैसे वाले थे, जमींदार के बारे में, महाजन जो है साहूकार, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस गट्ठी के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और उससे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था, उससे छुटकारा पाना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि सारे लोग हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में जिसमें हम एकजुट हैं। मैं अपनी बातचीत में, अब नेहरू जी क्या बात करते हैं कि जब भी मैं जलसों में जाता था, अपनी बातचीत शुरू करता था, तो वहां पर मैं किन का वर्णन करता था। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले कशमकश का जिक्र भी ले आता। वो किस किस के बारे में बताते थे, जो मैंने ये नाम लिए हैं, इनके बारे में वो जलसे में बातचीत करते थे, चर्चा करते थे। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी, हैरानी भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की है। जिस अमेरिका को हम विकसित देश कहते हैं, वो उस देश ने तरक्की कैसे की है, मैं वह भी बताता। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं यह काम आसान नहीं था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था उतना मुश्किल भी नहीं था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्य में, जो हमारे महाकाव्य हैं, उपन्यास हैं, पुराण हैं, कथा कहानियों में जिसे वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी कि हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। हमें बुराई को नहीं देखना है, हमें उसके अंदर छिपी हुई अच्छाई को देखना है, चाहे वो कोई देश है, चाहे वो कोई इंसान है। ठीक है बच्चे, हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई होती है। हमें अच्छाई को ग्रहण करना है, बुराई को नहीं करना है। कहते ना हर फूल के पास कांटे हैं, तो हमें उस फूल को लेना है, कांटों को नहीं लेना है। जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, यह हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और घावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। वो उनके पास जाते थे, उनसे पूछते थे कि वहां पर क्या अच्छा है, क्योंकि जो अच्छाई और बुराई कौन बता सकता है, जो वहां पर रहा है, जो उनके लोगों से मिला हुआ है। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, जो धन की कमी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में, दूसरे मुल्क क्या होते, दूसरे देशों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी कभी ऐसा भी होता, इसमें बेटा आज हम पेज नंबर 115 पे आ चुके हैं। आज हम इस पाठ का पठन इतना ही करेंगे। अगली कालांश में हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, रिवीजन टेस्ट की तैयारी करते रहिए। और बेटा आपको अपना कैसे ध्यान रखना है, मैंने पिछले कालांश में बताया था कि त्योहार का सीजन है, आपको बाहर जाना है, किन किन बातों की सावधानी बरतनी है। मुझे उम्मीद है आप उनका पालन भी कर रहे होंगे। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत समझदार हो, क्योंकि एक दो बच्चों से मेरी मुलाकात भी हुई है बाजार में। वो इतने अच्छे से खड़े हुए थे कि मास्क पहना हुआ था और
इंतजार कर रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों ने कहे अनुसार उस बात का पालन किया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप आगे भी ऐसे ही मेरी कही हुई बातों का पालन करोगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद छात्रों।